हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा 121 पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का चल रहा है जीएस का, हम लोग रोज 20 क्वेश्चन लाते थे, लेकिन आज के दिन हमने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, आज के दिन हमने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है। आज हमारे क्वेश्चनों की संख्या 25 हो गई है और हमारा एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की जो तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले दोस्त हैं जिनका वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है या जिनका अन्य कोई एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए हमारा सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप सभी लोग हमारे साथ इस सेशन को कंप्लीट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना हुआ। तो आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 11 है और प्रैक्टिस सेट 11 को आगे बढ़ाते हैं। और आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आज हमारे पास पेन भी आ चुका है। अभी तक हम लोग ऐसे ही काम चला रहे थे, 10 दिन तक हमारे पास पेन नहीं था, तो आज पेन भी है हमारे पास और आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था भारत में किस वंश के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, तो मैं बहुत ही इसको आसानी से समझा दूंगा। सामंतवादी जो व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था में होता क्या है कि राजा ऊपर होता है और राजा के नीचे एक सामंत होता है, राइट। राजा के नीचे एक सामंत होता है और राजा क्या करता है, एक बहुत ही बड़े भूभाग को जो है वो सामंत को दे देता है और सामंत के नीचे जो होता है वो किसान होता है। सामंत के नीचे क्या होता है, किसान होता है। ठीक है, सामंत के नीचे किसान होता है। तो सामंत के ही अंडर में सारी चीजें होती हैं, प्रशासनिक राजस्व जो होता है वो मोस्टली जो होता है सामंत के अंतर्गत ही होता है। सामंत जो होता है एक कोई विशेष व्यक्ति होता है जो राजा के अंडर में काम करता है और जो सारी प्रजा होती है, किसान वर्ग होता है, वो सामंत के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मजबूत एक पद होता है। और उस समय हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है मौर्य वंश, दूसरे ऑप्शन में दिया हर्यक वंश, तीसरे में गुप्त वंश और वर्धन वंश। तो मैं हर्यक वंश की बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो हर्यक वंश की अगर हम बात करते हैं तो भारत में, या सबसे पहले हम लोग मगध साम्राज्य की बात करते हैं, तो मगध साम्राज्य में एक स्थायी वंश जो होता है वो हर्यक वंश है। और हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश में हमें कहीं भी ऐसा सामंती व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है कि उसके अंडर में कोई एक विशेष व्यक्ति है। वहां पर जो प्रमुख होता है राजा ही होता है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश है। ठीक है, मौर्य वंश में भी आप लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होता है मौर्य वंश और वहां भी जो है मेन जो हेड होता है वो राजा ही होता है, राजतंत्र होता है प्रॉपर। खैर यहां भी राजतंत्र है, लेकिन बहुत ढेर सारी शक्तियां जो होती हैं वो किसी एक विशेष व्यक्ति के पास होती हैं, जिसे हम सामंत बोलते हैं, राइट। इसके अलावा हम तीसरा जो ऑप्शन देखते हैं गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश में ये व्यवस्था जो है हमारी शुरुआत हो जाती है। सामंती व्यवस्था जो है भारत में सबसे पहले हमारे गुप्त वंश में प्रारंभ हो जाती है और फिर जब हमारा गुप्तोत्तर वंश होता है तो ये सामंती व्यवस्था जो है इसको ये अपने एक बड़े स्तर पर पहुंचती है और वहीं पर जब राजपूत वंश आता है तो ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है सामंती व्यवस्था। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था हमारी शुरुआत कहां से होती है, गुप्त वंश से स्टार्ट होती है और गुप्तोत्तर वंश में जो है ये इसको बहुत ही आगे बढ़ जाती है, लेकिन चरमोत्कर्ष पे जो पहुंचती है वो राजपूत वंश में पहुंचती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, वर्धन वंश की बात करते हैं तो वर्धन वंश आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन की हम लोग बात करते हैं तो हर्षवर्धन वाला जो एरा है या समय है वो गुप्तोत्तर काल के समय है। तो हर्षवर्धन के समय भी जो है सामंत व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था जो है हर्षवर्धन के समय थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सामंत व्यवस्था भारत में किस वंश के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि सबसे प्रारंभिक अवस्था जो थी वो किस वंश के द्वारा शुरू की गई थी। तो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा गुप्त वंश के द्वारा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखना है कि किस महाद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है, किस महाद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो पर्टिकुलर कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन
ये पूछा जा रहा है और आप लोगों को आंसर करना, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन, पहले पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका है, चौथे पे दक्षिण अमेरिका है। सभी लोगों को पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि भारत का एक क्षेत्र है, भारत के मेघालय में एक जगह है, भारत के मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है? जिसका नाम है मासिन राम जगह है, मासिन राम जगह है। और यहां पर जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है। और मासिन राम जो है भारत के मेघालय स्टेट में है। और भारत किस महाद्वीप का पार्ट हो जाएगा? तो भारत जो है किस महाद्वीप का पार्ट हो जाएगा? एशिया महाद्वीप का पार्ट हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा एशिया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, भारत महाद्वीप किस महाद्वीप के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? मासिन राम है। और मासिन राम कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, और मेघालय जो है भारत में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप बोला जाता है, अंध महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, अंध्र महाद्वीप बोला जाता है, अंध्र महाद्वीप बोला जाता है। ओके, वहीं पर हम अगर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो अलग अलग महाद्वीपों में बटा है। तो मैं सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेता हूं। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? इसे पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। ओके, इसे क्या बोला जाता है? पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। ओके, ठीक है, क्लियर है। और उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं, बहुत ही विकसित यहाँ पे कंट्रियां हैं। उसमें सबसे विकसित देश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उत्तर अमेरिका, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे विकसित देश है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है की अवधारणा के देश से ली गई है। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना, जब हम लोग आजाद हुए, यानी कि आजाद तो हम लोग 1947 में हो गए। ठीक है, 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। लेकिन बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमारे देश में कंप्लीट नहीं थी, और वो व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हमारा संविधान कंप्लीट नहीं बना था, यानी कि हम लोग गणतंत्र नहीं बने थे। हम लोग गणतंत्र कब बनते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग गणतंत्र बन जाते हैं। अब गणतंत्र बनेंगे तो हमारे यहाँ जो है एक प्रकार की इकोनॉमिक प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारी एक आर्थिक नीति होनी चाहिए, हमारे देश की एक अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए। तो हमें किस तरह की पॉलिसी अपनानी है, किस तरह की इकोनॉमी अपनानी है? तो उस समय बेसिकली विश्व में 2 स्तर की इकोनॉमी चल रही थी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये बेसिकली डिपेंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। किस पे डिपेंड है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर है। और उस समय का सबसे बड़ा समाजवादी देश हुआ करता था यूएसएसआर। कौन हुआ करता था? यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर के समाजवादी मॉडल को हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो इतने उतावले हो रहे थे कि हम लोग कब आजाद होंगे, कब हम लोग गणतंत्र बन जाएंगे, और कब हमें जो है आर्थिक प्रक्रिया यानी भारत की एक आर्थिक नीति बनाने का मौका मिलेगा, और हम जो है यूएसएसआर के साथ जो है यूएसएसआर की समाजवादी नीति को अपनाएंगे। ठीक है, तो यूएसएसआर की समाजवादी नीति को हमने अपनाया, और इसी देश से जो है हमने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं को जो है हम लोगों ने लिया है। बाद बाकी यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए जो है पूर्ण रूप से एक आपका कैपिटलिज्म कंट्री है, यानी कि यहाँ पे क्या है? पूंजीवाद। प्रॉपर यहाँ पे क्या है? पूंजीवाद। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में देख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर इसका। 4th में आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का गठन कब किया गया? ठीक है, संविधान सभा का गठन कब, इसका आंसर आप लोग करिए। ठीक है, संविधान सभा बहुत ही सिंपल आंसर है, इसमें कोई टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो और आप जो है इसमें क्वेश्चन ना कर पाए। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का यहाँ पे देख लेते हैं 1950 है एक ऑप्शन, दूसरा है 1949, तीसरा है 1946, चौथा है 1945। हमने कहा है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कहीं भी इससे भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट हमें आंसर ही करना है। अगर हमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो कर लेते हैं, बाद बाकी नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखते हैं हम 1945 में देखते हैं। तो 1945 में हमारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1945 में क्या था? सेकेंड जो है
सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये हमारा खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म हुआ था। और 1949 में जो है 1949 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 1949 में तो हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था, संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान जो है अंगीकृत यानी अपना लिया गया था, भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है, अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। और वहीं पर एक ऑप्शन और हमारा बचा 1950। तो 1950 में हम लोग जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बची होती हैं जो 26 जनवरी 1950 तक जो है हमारी प्रॉपर लागू हो जाती हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, 1946 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का जो गठन है कब किया जाता है, 1946 में किया जाता है। और इसकी मैं तारीख बता देता हूं, 6 दिसंबर की तारीख होती है, 6 दिसंबर 1946 जो है उस दिन जो है हमारे संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया है हमारे यहाँ जो है संविधान सभा के जो चुनाव होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है और उसमें 389 जो है सदस्य चुने जाते हैं। ओके, क्लियर है। और इसके बाद है अलग अलग तरह की हमारे यहाँ कमेटियां बनती हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग जो है लोग नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर। तो सबसे पहले ये आपको जान लेना है, इसमें यह पूछा गया है खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो कल की ही अगर आप लोगों ने मेरे पीछे का अगर एक पीछे वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया हमारे भारत में मंदिर की 3 शैलियां हैं, मंदिर कला की 3 शैलियां हैं। पहले नंबर पे हमारे यहाँ जो है द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत में ऐसे उंगली को ऐसे करते हैं। दूसरी ऊपर अगर हम ऐसे करते हैं उंगली तो ऊपर हमारी नागर शैली और बीच में यानी इन दोनों का मिश्रण जो मिलता है बीच में ये हमारी जो है क्या है, ये हमारी है वेसर शैली यानी इन दोनों का। तो दक्षिण भारत में हो गया, ये उत्तर भारत में हो गया और ये मध्य भारत में जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पर वेसर शैली के जो मंदिर बने हैं वो वेसर शैली के उदाहरण के हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि खजुराहो स्थित मंदिर, तो खजुराहो स्पेशल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, उत्तर भारत में जो है खजुराहो मंदिर आ रहा है, उत्तर भारत में खजुराहो मंदिर आ रहा है, उत्तर भारत में। अब हम प्रॉपर इसकी बात कर लेते हैं। तो खजुराहो मंदिर, एक मिनट बेटा इस पेन से थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं हाथ से ही लिख देता हूं। उत्तर भारत में खजुराहो मंदिर है और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश, एमपी का एक जिला है, मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर जिला है। और यहीं पर छतरपुर जिले में जो है खजुराहो के जैन मंदिर खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये चंदेल शासक थे। कौन शासक थे, चंदेल शासक, ये थे चंदेल शासक थे। चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर बनाए गए हैं, चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के मंदिर को बनाया गया। और ये चंदेल शासक जो थे वो राजा धंग थे। क्या नाम था इनका, राजा धंग नाम था। राजा धंग के द्वारा 999 एडी में ये मंदिर का निर्माण कराया गया। कब कराया गया, 999 एडी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। वहीं अगर हम ये भी बात कर लेते हैं कि यूनेस्को की जो हेरिटेज जो है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें भी कंदरिया महादेव मंदिर को शामिल किया गया था। तो यूनेस्को ने इस मंदिर को इस मंदिर को कब 1986 में जो है अपनी साइट में शामिल किया था। तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बहुत सिंपल है। आंसर क्या हो जाएगा, नागर शैली हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं, मंदिर कला शैली, एक आध अपवाद है, जैसे मैंने कल बताया था जो ग्वालियर में तेली का मंदिर है वो जो है अपवाद है। उत्तर भारत में एक ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली से बना हुआ है, ठीक है। बाद बाकी हम लोग देख लेते हैं, इसमें अन्य शैली जो है वो नहीं होगी। आंसर इसका यही हो जाएगा। वेसर शैली जो है हमारे मध्य भारत, कृष्णा गोदावरी का जो जहां से नदियां निकली हैं वो पूरा क्षेत्र जहां पे राष्ट्रकूट शासक वर्ग हुआ करता था, वहां के जो मंदिर बनाए गए हैं वेसर शैली से बने हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिर जो है नीचे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे, आंध्रा में देखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, और इसके अलावा हम केरल वाले रीजन में देखते हैं वहां द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं।
कुषाण शैली की अगर हम बात करते हैं तो कुषाण शैली में मंदिर का निर्माण वैसे प्राय नहीं हुआ है। कुषाण शैली में बुद्धा की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक कुषाण शैली यानी कि यूनानी शैली थी। कुषाण वंश के समय जो दो शैलियां थी, एक यूनानी शैली थी, एक मथुरा शैली थी, मथुरा कला शैली। तो उस समय जो ये दोनों शैलियां थी ये स्पेशल जो है बुद्धा की मूर्तियों से संबंधित थी, यानी गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो है उस समय बहुत ही भारी मात्रा में बनाई गई थी और इसी का संबंध जो है कुषाण शैली से। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी, नैनीताल से हल्द्वानी, यहाँ पे हल्द्वानी देखना, हल्द्वानी जो है उत्तराखंड में ही एक जगह है, हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की मैं बात करता हूं, उत्तराखंड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यूके नाम है उत्तराखंड का, और यूके का जो हाई कोर्ट है, यूके का हाई कोर्ट है वो कहां पर है? नैनीताल में। कहां पर है? तो नैनीताल में है। अब इसको किसी कारणवश जो भी है वहां के शासन प्रशासन ने देखते हुए जो भी इसका ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये ट्रांसफर जो है कहां पर किया जा रहा है? हल्द्वानी में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? हल्द्वानी में किया जा रहा है। ठीक है, हल्द्वानी में किया जा रहा है। हल्द्वानी भी जो है उत्तराखंड में ही आता है ये। ठीक है, और सिंपल सी बात है, उत्तराखंड राज्य का जब शहर नैनीताल है तो उत्तराखंड राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा वो उत्तराखंड राज्य में ही हो सकता है कहीं पे। ठीक है, तो हल्द्वानी में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर ये होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तराखंड ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद है। कहां पर है? इलाहाबाद है। ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, और भारत का ये जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे पुराना तो नहीं कहेंगे, भारत में बेसिकली सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें 3 ही हाई कोर्ट आते हैं, और उसमें जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है और मद्रास हाई कोर्ट, वो सबसे पुराने। लेकिन अगर हम भारत में बात करते हैं सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल का जो हाई कोर्ट है वो शिमला में है। कहां पर बना है? हिमाचल का हाई कोर्ट शिमला में बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर 2 राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम करता है, और ये कहां पर बना है? कश्मीर में बना। कहां पर बना है? तो कश्मीर में ये हाई कोर्ट बना है। ठीक है, क्लियर हो गया सारे? अब देखो यहाँ पे इतना मुझे टाइम नहीं है कि मैं सारे करा सकूं, लेकिन कभी भी एक टॉपिक लेकर हम इसको जरूर कराएंगे कि कौन से राज्य के। वैसे अगर भारत के वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में? कितने हैं हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट जो है, यानी 25वां जो हाई कोर्ट है वो कौन है? अमरावती हाई कोर्ट है। कौन है? अमरावती हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट। पहले होता क्या था, जो हैदराबाद हाई कोर्ट था वो तेलंगाना को भी कवर कर रहा था और आंध्र प्रदेश को भी कवर कर रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली में जो है अमरावती का भी हाई कोर्ट बनाया गया है, और 25वां हाई कोर्ट। उससे पूर्व में जो है भारत के केवल 24 हाई कोर्ट थे अमरावती से पहले, लेकिन वर्तमान में जो है हाई कोर्ट की संख्या जो है कितनी हो गई है? वो 25 हो गई। ओके, वहीं पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी अगर न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है 33+1 हो गई है। ठीक है, 33+1 हो गई है, यानी कि ये 3 है। आप 3 इसे देखेंगे, 33+1 का मतलब है 33 हमारे जो है अन्य जज होंगे, यानी अन्य न्यायमूर्ति होंगे, और एक जो आपका रहेगा वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। ठीक है, वर्तमान में आपको पता होगा भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 50वें CJI कौन है? 50वें CJI कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ओके, अभी हाल फिलहाल में जो है इन्होंने जो इस पद को ग्रहण किया है चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ की भी बात कर लेते हैं तो DY चंद्रचूड़ जो है वो YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं, और YV चंद्रचूड़ जो है भारत के एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, यानी भारत के एक मुख्य ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको याद रखना, ये 33 है, 33 ये 3 है, वो थोड़ा सा घूम गया उंगली की वजह से ऐसा हो गया है, 33+1 है। ओके राइट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन ये है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या है? $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं 1 ट्रिलियन होता कितना है। तो 1 ट्रिलियन में लगभग 10 खरब होते हैं। कितने होते हैं? 10 खरब होते हैं। 1 ट्रिलियन बराबर, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 T बराबर 1 T बराबर होता है 10 खरब होते हैं। ठीक है, 10 खरब। तो 10 खरब को हम कैसे डिनोट करेंगे? पहले 1 लिख लेंगे, फिर 0 लिखेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
खरब, 10 खरब, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जो हमारे पास कितने अंक हो गए 13 अंक हो गए, ठीक है 13 अंक। तो इतना जो है यानी कि $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली कंपनी। अच्छा, इसने $1 ट्रिलियन गंवा कैसे दिए हैं? तो जो शेयर बाजार होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शेयर होते हैं, वो डाउन हो गए हैं इस कंपनी के, और उसी के संबंध में जो है इसने क्या है 1 ट्रिलियन जो है अपनी इकोनॉमी जो है गंवा दी है। कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी हो जाएगी? आपके पास चार ऑप्शन है, अमेजन है, वॉलमार्ट है, ठीक है, आरआईएल है, आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, स्पेस एक्स है। क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों को करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। हाल ही में जो है अमेजन ने जो है $1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी घट गई है, ठीक है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी घट गई है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। मैं इसी के बारे में बता देता हूं, इसी के बारे में और कुछ बता देता हूं। आरआईएल की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी, भारत में मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये भारत की एक कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है। स्पेस एक्स की हम लोग बात कर लेते हैं, स्पेस एक्स की बात करते हैं तो एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क कंपनी है। ये भाई ये समझ लो ये बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पागल इंसान है एलन मस्क। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी समझो, कुछ भी बोलता है, जो बोलता है वो करता जरूर है, ठीक है, राइट। इसके अलावा हम लोग वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट भी जो है अमेरिका की एक कंपनी है, यूएसए की एक कंपनी है वॉलमार्ट, ठीक है। सैम वाल्ट के द्वारा इस कंपनी को जो है बनाया गया था 1962 में जो है ये कंपनी बनाई गई थी। और वहीं पर अगर हम अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन का जो निर्माण किया गया था 1994 में किया गया था, जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था, ठीक है, जेफ बेजोस के द्वारा इस कंपनी को तैयार किया गया था, बनाया गया था। ओके, क्लियर हो गया। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ओके, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? मंगोलों ने सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक के समय किए थे? यहां पे याद रखना सर्वप्रथम। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत से लोग इतिहास में पढ़ते रहते हैं और मतलब कि समझते हैं कि मंगोलों ने आक्रमण किया, मंगोल कौन थे। तो दो क्वेश्चन बहुत आपके दिमाग में चलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि मंगोल थे कौन। पहला क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में चलता है? ये मंगोल थे कौन, ठीक है। पहला होता है आपका मंगोल कौन थे, ठीक है, ओके। मंगोल कौन थे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो देखो, मंगोल अगर इनकी मैं बात करता हूं तो ये एक प्रकार की जनजातीय समूह था। ये मंगोल जो थे एक प्रकार का जनजातीय समूह था, जो हमारे मध्य एशिया और पूर्वी एशिया का पार्ट है, वहां पे ये लोग रहते थे। और एक खाना बदोश जनजाति हुआ करती थी, घुमक्कड़ टाइप की जनजाति थी, ठीक है। आप लोग सुन लेना, मैं लिख कम रहा हूं, आप लोग सुनना, इसको ध्यान देना। ये एक खाना बदोश घुमक्कड़ जनजाति थी, ठीक है। लेकिन ये जो जनजाति थी बहुत ही दक्ष थी, तीरंदाजी में बहुत दक्ष थी, घुड़सवारी में बहुत दक्ष थी। तो इन्होंने क्या है, आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लूटपाट की थी, जैसे भारत के क्षेत्रों में भी लूटपाट की थी। इनका कोई ये इरादा नहीं होता था कि हम भारत पे आएंगे, शासन करेंगे, ये सारी चीजें नहीं थी। इनका मेन जो एम था या मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि हम जो अगल बगल के जो भी देश हैं, जो भी सीमाएं हैं, वहां पे आक्रमण करेंगे और ढेर सारा धन लूटेंगे, बस इनका यही उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य से जो है भारत में पहले बार मंगोलों का आक्रमण होता है। और उस समय ये पूछा गया उस समय भारत में कौन से शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो मंगोल कौन थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। मंगोल एक जो है मध्य एशिया या पूर्वी एशिया की एक जनजातीय समुदाय या जनजातीय समूह हुआ करता था, बहुत ही लड़ाकू टाइप का एक जनजातीय समूह हुआ करता। अरे आपने नाम सुना होगा चंगेज खां, इनका मैं नाम बता देता हूं। जैसे चंगेज खां, ये मंगोल थे, मंगोल आक्रमणकारी था, ठीक है, चंगेज खां थे, ठीक है, चंगेज खां हो गया। एक और मंगोल शासक था जिसका नाम था हलाकू खान। क्या नाम था? हलाकू खान, ठीक है, हलाकू खान। इसके अलावा एक दूसरा था जिसका नाम था आपका उलूग खान, ठीक है। तेचुमिन इसको बोला जाता था, चंगेज खां को तेचुमिन, ठीक है, आपने वो भी पढ़ा होगा। उलूग खां, एक ये भी था, उलूग खान था, ठीक है। तो ये सारे जो थे शासक वो मंगोल शासक थे, ठीक है। और मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में ये एक जनजातीय समूह हुआ करता था। तो यहाँ पे पूछा गया मंगोलों ने सर्वप्रथम आक्रमण जो है किसके शासन के समय किया था? तो मंगोलों ने सर्वप्रथम आक्रमण जो किया था वो 1221 में किया था। कब किया था? 1221 में किया था। अब आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो कि 1221 में शासन किसका था? क्या बलबन का था? फिरोज शाह तुगलक का था? फिरोज शाह तुगलक का तो नहीं था उस समय, 1221 में फिरोज शाह तुगलक का नहीं था, ठीक है। क्या अलाउद्दीन खिलजी का था? अलाउद्दीन की खिलजी का भी नहीं था, क्योंकि जो खिलजी वंश है वो 1290 के बाद ही स्टार्ट हुआ है, राइट। इसके अलावा क्या बलबन था? तो बलबन थोड़ा सा बाद में आया है, क्योंकि 1210 में जब
कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद जो है इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, और इल्तुतमिश के ही समय जो है पहला हमारा मंगोल आक्रमण होता है। ठीक है, इल्तुतमिश के समय जो है पहला मंगोल आक्रमण होता है। ठीक है, बलबन के समय भी मंगोल आक्रमण होते हैं, लेकिन ये जो है बलबन उसकी सुरक्षा करता है, इल्तुतमिश भी सुरक्षा करता है, बलबन जो है चारों तरफ से बाउंड्रियां करवा देता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो है, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। और मंगोल जो है लगभग तुगलक वंश के शासक, जब तक तुगलक वंश के शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, उस समय तक जो है ये आक्रमण करते रहते हैं, भारत की सीमाओं पर आक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ जब इल्तुतमिश का शासन हटा था उसके बाद जो है कुछ कमजोर शासक वर्ग आए, तो मंगोलों ने कुछ जगह को जीता भी। ठीक है, कुछ जगह को जीत भी लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर है, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन जो है शायद छूट गया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कोप 27 भारत की तरफ से किसने भाग लिया। ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कोप। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या नाम है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ कोप का ये फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। अभी किसके संबंध में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है? तो ये जो होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है कोप 27 जो है अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन इसका कहां पर किया जा रहा है? आयोजन मिस्र का एक शहर है, मिस्र का एक शहर है, और मिस्र के शहर का नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है इसका? शर्म अल शेख जो है इस शहर का नाम है शर्म अल शेख। ठीक है, शर्म अल शेख जो है इस शहर का नाम है, जहां पर कोप 27 का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ के जो पूरे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कहीं का प्रेसिडेंट है, हिस्सा ले रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन के संबंध में यहाँ पे बातचीत हो रही है। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है। तो अनुराग ठाकुर की बात कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर, आप लोगों को पता है अनुराग ठाकुर जो है मंत्री, किसके मंत्री हैं? आपको पता होगा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा जो है युवा खेल मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के अंडर में है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, क्या अमित शाह गए हैं? अमित शाह के बारे में बता देता हूं। अमित शाह का जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, तो मोस्टली इनको काम जो होता है वो हमारे देश के अंदर की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाना होता है। तो अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, साथ में इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। वहीं पर नरेंद्र मोदी, पिछले बार अगर हम बात करते हैं कोप 26 की, जो कोप 26 हुआ था, कोप 26 हुआ था, और ये कोप 26 जो है 2021 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। ठीक है, वहां पर जो है नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन इस बार जो है भूपेंद्र यादव गए हैं। इस बार जो है कौन गए हैं? भूपेंद्र यादव गए हैं। जो कोप 27 में हिस्सा लिया है भारत की तरफ से किसने लिया है? भूपेंद्र यादव जी ने लिया है। और इनके बारे में मैं बता देता हूं, ये भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये कौन है? भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इन्हीं ने जो है इस बार जो है कोप 27 में हिस्सा लिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं कोप 28 कहां पर होने वाला है। तो कोप 28 के बारे में भी बता देता हूं। कोप 28 जो है वो 2023 में होगा। वो कब होगा? 2023 में होगा। और ये कहां पर होगा? यूएई में होगा। तो ये ऑलरेडी पहले से डिसाइड है कि कोप 28 जो है, यानी कि जो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित जो भी ये कोप हो रहा है, वो 28 वाला जो होगा कोप 28, वो जो है कहां पर होगा? 2023 में यूएई में होगा। अब इसके संबंध में मैं एक जानकारी बता देता हूं, खाली पेज में मैं लेकर एक जानकारी बता देता हूं। कोप ये निकल के कहां से आया? तो आपको पता होगा 1992 में 1992 में, हाँ
1992 में एक रियो सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था। 1992 में एक रियो सम्मेलन हुआ था। रियो सम्मेलन बोले या इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। और ये कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो इसी से जो है निकल के आया था कोप, यानी कि यहां से दो तीन चीजें निकल के आई थी। एक निकल के आया था कोप निकल के आया था, और एक निकल के आया था एजेंडा 21 निकल के आया था। एजेंडा 21 एक रिपोर्ट होती थी, एजेंडा 21 जो है ये रिपोर्ट होती थी। ठीक है, लेकिन पहली बार अगर हम कोप की बात करते हैं, पहली बार कोप का आयोजन कब हुआ? तो पहली बार कोप का आयोजन यानी कोप फर्स्ट का आयोजन पहली बार कोप फर्स्ट का आयोजन की बात करते हैं तो 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में। और ये कहां पर हुआ? बर्लिन में हुआ। बर्लिन आप सभी लोग जानते हैं कहां पर है? जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में होता है। तो इस तरह से तब से ये हर साल जो है कोप का आयोजन कराया जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में कोप के बारे में पूछा जाता है। और कोप 26 में, जब कोप 26 यानी कोप 26 जब हुआ था पिछले साल, तो वहां पे पंचामृत एक फार्मूला दिया था मोदी जी ने। क्या फार्मूला दिया था? पंचामृत। अब यहाँ पे पांचों फार्मूला मैं बताऊंगा नहीं, पंचामृत यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत फार्मूला दिया था, और यहीं पर इन्होंने कहा था भारत जो है 2070 तक, यानी भारत जो है 2070 तक क्या करेगा? जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है उसको हम शून्य कर लेंगे। 2070 तक भारत क्या करेगा? कार्बन उत्सर्जन शून्य कर लेगा, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात इसने कही है। ठीक है, यानी भारत ने, यानी मोदी जी ने कहा है। ओके, इसके अलावा अन्य भी जो है 4 इसमें पार्ट शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत ढेर सारा है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव हो जाएगा। ओके, क्लियर है। 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? तो कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? देखो 3-4 तरह की बीमारियां होती हैं। एक विषाणु जनित होती है, जिसे हम वायरस जनित बीमारी बोलते हैं, और एक होती है बैक्टीरिया होती है, जिसे हम जीवाणु जनित बोलते हैं। एक हमारी बीमारी होती है जो प्रोटोजोआ से होती है, और कुछ बीमारी जो होती हैं वो हमारी फंगस से होती हैं। कुछ बीमारी जो होती हैं वो आनुवांशिक होती हैं, और कुछ बीमारी जो होती हैं वो आपकी स्पेशल, जैसे आप कोई भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कोई तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसके संबंध में बीमारी होती है। यहां पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं और आप लोगों को आंसर करना। वैसे तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, आप लोगों को दिख भी गया होगा इसमें जीवाणु जनित बीमारी कौन सी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक आपको ट्रिक लिख रहा हूं, उस ट्रिक को आपको नोट कर लेना है। छठा है प्लेन कोटिडिगो, छठा है प्लेन कोटिडिगो काशी में। छठा है प्लेन कोटिडिगो काशी में। अब मैं इस ट्रिक के बारे में बता देता हूं। ये हमारे बहुत ही अच्छे गुरुजी थे, उन्होंने ये ट्रिक बहुत पहले हमें बताई थी, और आज तक उनके सम्मान के तौर पे इस ट्रिक को मैं रखे हूं, और जहां भी होता है मैं बच्चों को बताता हूं, क्योंकि ये ट्रिक जो है हमेशा काम करती है। ठीक है, ओके, तो छठा है, 6 से हो जाएगा। यहाँ पे 6 रोग हो जाएगा। 6 रोग आप जानते हैं टीबी से संबंधित होता है 6 रोग। ठीक है, छठा है, ठीक है, 6 रोग हो जाएगा। टा से होता है टाइफाइड होता है। क्या होता है? टा से जो होता है मैं नीचे लिख देता हूं, टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड होता है। इसके अलावा है से हैजा होता है। है से क्या होता है? हैजा होता है। प्ले से होता है प्लेग होता है, यहाँ पे प्लेग हो जाएगा। और को से होता है, को से आपका देख लेते हैं, हाँ, छठा है कोटिडिगो काशी में। यहाँ पे डी से पहले देख लेते हैं। डी से होता है डिप्थीरिया। डी से क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। डी से होता है डिप्थीरिया। और यहाँ पे जी से गा से होता है गोनेरिया। क्या होता है? गा से क्या होता है? गोनेरिया। ठीक है, गा से गोनेरिया होता है। और यहाँ पे जो है या का से होता है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी होता है, काली खांसी होता है। ओके, काली खांसी होता है। और सी से होता है सिफिलिस होता है। ठीक है, क्या होता है? सिफिलिस होता है। ठीक है, सिफिलिस होता है। ठीक है, और का से यहाँ पे जो होता है वो कुष्ठ रोग होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। ओके, कुष्ठ होता है। और टी से जो होता है टेटनेस होता है। क्या होता है? टेटनेस होता है। राइट, टी से टेटनेस होता है। तो ये जो है सारी बीमारियां, ये किससे संबंधित है? तो ये हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यानी बैक्टीरिया का मतलब क्या है? छठा है प्लेन, यहां से लिखा है छठा है प्लेन। ठीक है, कोटिडिगो काशी। ठीक है, कोटिडिगो काशी में, बाद में भी जोड़ सकते हैं, कोटिडिगो काशी में। तो अब देखो, क्या मैंने टाइफाइड बताया है? क्या मैंने डिप्थीरिया बताया? यस, डिप्थीरिया में हैजा भी है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया एड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एड्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है। कैसी है ये? वायरस जनित बीमारी है। एड्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है। ठीक है,
इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, किस राष्ट्रपति के समय सूचना का अधिकार आया था? किस राष्ट्रपति के समय सूचना का अधिकार? सर चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या कह रहा है, किस राष्ट्रपति के समय सूचना का अधिकार, यानी सूचना के अधिकार की बात कही जा रही है। तो आरटीआई, सीधा सीधा क्या है, आरटीआई। आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए मैं बता देता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन है वो भारत में 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। और ये जून 2005 में संसद के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था, लेकिन फाइनली जो है राष्ट्रपति के जो मुहर इसमें लगी थी वो अक्टूबर में लगी थी जाके। अब आपको ये तय करना है कि 2005 में इसमें से कौन से राष्ट्रपति थे। क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है इनके बाद में ही आई थी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या के.आर. नारायणन की बात करते हैं, तो के.आर. नारायणन जो थे वो पहले रहे हैं और भारत के पहले जो है अनुसूचित जाति से संबंधित जो है राष्ट्रपति हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू है? द्रौपदी मुर्मू नहीं होंगी, तो ये भी आंसर जो हमारा गलत हो गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में जो है। आगे आ जाते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम थे? यस, एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम के समय की ही बात है जब हमारे भारत में क्या है, आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आया था, और जो है इन्होंने अक्टूबर में इसको डन किया था। इसका आंसर हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं ये बता दूं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बताता हूं इनके बारे में। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं पर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, तो भारत की पहली जनजाति समूह से आने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं। अभी तक जनजाति समूह से कोई भी व्यक्ति की बात करें, चाहे उसमें महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, अभी तक कोई भी जनजाति ट्राइबल समूह से कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है। द्रौपदी मुर्मू जो है पहली राष्ट्रपति बनी है, चाहे वो हम पुरुष की बात करें या फिर महिला की बात करें। अगर महिला की बात करते हैं कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है पहली ट्राइबल महिला है। द्रौपदी मुर्मू ओवरऑल व्यक्ति के रूप में देखें तो पहली व्यक्ति के रूप में है, ट्राइबल व्यक्ति के रूप में है जो राष्ट्रपति चुनी गई है, लेकिन महिला के रूप में अगर हम बात करेंगे तो दूसरी महिला है। ओके, क्लियर हो गया। के.आर. नारायणन जो है पहले एससी कैटेगरी से आने वाले, अनुसूचित जाति से आने वाले जो है भारत के पहले ये राष्ट्रपति हैं। वहीं पर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, वह शासक जिसने परम भागवत, यहाँ पे देखो लिखा है परम भागवत एवं कविराज की उपाधि धारण की थी। दो उपाधियां यहाँ पे दी गई एक साथ, एक परम भागवत की उपाधि दी गई है, एक कविराज की। तो मैं यहाँ पे पहले से मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो अशोक के बारे में कर देते हैं। ठीक है, देवान प्रिय इनकी उपाधि थी। अशोक की उपाधि की बात करते हैं तो देवानाम प्रिय जो है, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय भी है, प्रियदर्शी भी है, इनकी उपाधि थी। वहीं पर अगर हम समुद्र नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो राजा महाराजा धीराज, इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज की इन्होंने जो है उपाधि जो है की थी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त, हाँ, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त जो है इनकी उपाधि हो जाएगी क्या, कविराज, परम भागवत और कविराज। जो समुद्रगुप्त जो है उन्होंने ही यह उपाधि धारण की थी, कौन सी, परम भागवत और किसकी, परम भागवत और आपकी जो है क्या हो जाएगा इसमें, हाँ, परम भागवत और कविराज की। ठीक है, इसके अलावा ये दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की, मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो चंद्रगुप्त एक दिया है और मैं द्वितीय को नहीं ध्यान दे पा रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। अब हुआ क्या कि मैं सोच रहा था कि चंद्रगुप्त दोनों एक ही साथ आ गए हैं, चंद्रगुप्त यहां भी आ गए, चंद्रगुप्त यहां भी आ गए हैं। तो देखो चंद्रगुप्त नाम से 3 लोग थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्य वंश के शासक थे, एक चंद्रगुप्त थे, ठीक है, एक चंद्रगुप्त प्रथम थे जो गुप्त वंश के शासक थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी उपाधि थी महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम की, और जो चंद्रगुप्त सेकंड थे यानी कि इनके बारे में मैंने बात की, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, और समुद्रगुप्त जो थे इनकी उपाधि थी क्या थी, परम भागवत और कविराज। ठीक है, क्लियर हो गया, अब सारे पॉइंट क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये तो सिंपल है, आराम से हम लोग कर लेंगे। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इसमें सभी धातुएं दिख रही होंगी, सोना भी दिख रहा होगा, चांदी भी है, लोहा भी है, तांबा भी है,
तांबे की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के द्वारा पहली धातु उपयोग की गई थी, मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है तांबा। मनुष्य के द्वारा पहली उपयोग की जाने वाली धातु, मनुष्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है, उपयोग की जाने वाली पहली धातु है, उपयोग की जाने वाली क्या है, पहली धातु है, ठीक है, पहली धातु है, राइट, क्लियर हो गया। और जो है तांबा है, ठीक है। वहीं पे चांदी की बात कर लेते हैं, तो चांदी जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक है, ठीक है, ऊष्मा का सबसे बड़ा सुचालक है, ऊष्मा का सबसे बड़ा सुचालक है, या सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छा लिखूं तो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है, सबसे अच्छा सुचालक है, ओके, सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। सोना भी ऊष्मा का सुचालक होता है। लोहे की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोहा के बारे में हम लोग जानते हैं, लोहा हमारे भारत में बहुत समय बाद आया है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धातुओं का राजा, भैया सबको पसंद है सोना, सबको क्या पसंद है, सोना, सोने से सबसे ज्यादा सबको, अभी किसी को यहाँ पे 4 चीजों में बोल दिया जाए किसको क्या चाहिए तो सभी लोग यही कहेंगे हमें सोना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सोना चाहिए मतलब राजा बनना चाह रहे हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा, धातुओं का राजा सोना, ठीक है, धातुओं का राजा क्या हो जाएगा, सोना। ऐसे आप लोग कंसेप्ट कर सकते हैं, क्लियर इसको कर सकते हैं कि हमें राजा बनना है और राजा के पास क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो धातुओं का राजा क्या होता है, सोना होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। यह क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है नोंग क्रेम। यहाँ पे नोंग क्रेम करके लोक नृत्य उत्सव किस राज्य में पारंपरिक लोक नृत्य है, किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसको आप लोगों को करना है और सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए आप लोगों को आंसर करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मेघालय दिया है, मिजोरम दिया है, ठीक है, सिक्किम दिया है और गोवा दिया है। तो मैं मिजोरम की बात कर लेता हूं। मिजोरम में बड़ा ही अच्छा एक लोक नृत्य होता है, इसका नाम होता है चेरो लोक नृत्य। क्या नाम होता है, चेरो, या इसी को बोलते हैं बांस लोक नृत्य। क्या बोलते हैं, चेरो या बांस लोक नृत्य बोलते हैं, ठीक है, चेरो या बांस लोक नृत्य बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में एक लोक नृत्य होता है सिनो लॉइन लोक नृत्य होता है। क्या नाम होता है इसको, सिनो लाइन, सिनो मतलब बर्फ, ठीक है, सिनो लॉइन जो है लोक नृत्य होता है, कहां पर, सिक्किम में होता है। वहीं पर अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में होता है फुगड़ी। क्या होता है, गोवा में फुगड़ी लोक नृत्य होता है, फुगड़ी होता है। अब बचा हमारा एक ऑप्शन मेघालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। नोंग क्रम जो है लोक नृत्य किस राज्य में होता है, मेघालय में हो जाता है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आता हुआ, स्क्रीन के सामने है 16, और क्या है, भारतीय संसद में दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। दिवालियापन संहिता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि भी कोई कंपनी होती है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और वो कानूनी रूप से जब ये बोलता है कि अब इस कर्ज को हम देने में सक्षम नहीं है, तो उसी के संबंध में जो है उसको फिर क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाए, कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई संस्था है, अगर वो कर्ज लेता है और वो बाद में कर्ज नहीं दे पाता है तो वो कानूनी रूप से घोषणा करता है कि हम ये कर्ज देने में सक्षम नहीं है, तो फिर सरकार है उस व्यक्ति को या उस कंपनी को क्या है, दिवालिया घोषित कर देती। इसी के संबंध में एक संहिता, एक कानून बना है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि 2010 में बना है, 2020 में बना है, 2018 में बना, 2016 में बना। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें कि 25 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2016 में। ये जो विधेयक है 2016 में आया था, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे और इसको अपनी कॉपी में कहीं पर नोट भी कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली यहाँ पे करेंगे, जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली यहाँ पे लिखेंगे पहली भारतीय महिला, ठीक है, क्वेश्चन में हमने पहली भारतीय महिला है, ठीक है, पहली भारतीय महिला है, ओके। गोल्ड मेडल, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 2 महिलाओं के नाम दिए। पहली बात तो थंगावेलु नहीं होंगे क्योंकि पुरुष का नाम है, देवेंद्र झाझरिया नहीं होंगे, पुरुष का नाम है। यहाँ पे बचा दीपा मलिक बचा, ठीक है, और यहाँ पे बचा अवनी लेखरा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवनी लेखरा हो जाएगा। और अवनी लेखरा ने जो है पैरा ओलंपिक जो अभी हुए थे, आपके ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुए थे, आपको पता होगा कहाँ पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे, ठीक है, टोक्यो में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुए थे, टोक्यो में, ठीक है। और ये कब हुए थे, 2021 में हुए थे, 2021 में हुए थे। तो यहाँ पे जो है अवनी लेखरा ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था, ठीक है।
10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अवनी लेखरा ने यहाँ पर एक कांस्य पदक भी जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, तो ये अवनी लेखरा की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, और अवनी लेखरा जो है पहली जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं दीपा मलिक की बात कर लेते हैं। दीपा मलिक भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रही हैं। 2016 के ओलंपिक में 2016 के ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। क्या जीता है? रजत पदक जीता है और शॉर्ट पुट में जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो शॉर्ट पुट जो है दीपा मलिक खेलती हैं शॉर्ट पुट से संबंधित, वहां पे इन्होंने रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु की बात कर लेते हैं। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। और इनका खेल की मैं बात कर लेता हूं तो ये हाई जंप है। ये किससे संबंधित है? हाई जंप के खिलाड़ी हैं। ओके, और इन्होंने 2016 के यानी रियो ओलंपिक यानी 2016 के, मैं यहाँ पे 2 बार ओलंपिक बोल गया हूं, ओलंपिक ना कह के मुझे पैरा ओलंपिक कहना चाहिए, क्योंकि जहां भी ओलंपिक होते हैं वहीं पे पैरा ओलंपिक भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो 2016 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे, 2016 जो रियो के पैरा ओलंपिक हुए थे, 2016 रियो के पैरा ओलंपिक हुए थे, रियो के पैरा ओलंपिक हुए थे, पैरालंपिक में ठीक है, पैरालंपिक में क्या है? गोल्ड मेडल जीता था। किसने? मरियप्पन थंगावेलु ने। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। ओके, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए देवेंद्र झाझरिया की। देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया की बात करते हैं तो इनके बारे में बता देता हूं। मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूं और देवेंद्र झाझरिया की बात कर लेते हैं। देवेंद्र झाझरिया, तो देवेंद्र झाझरिया की मैं बात कर लेता हूं। देवेंद्र झाझरिया जो है ये राजस्थान से आते हैं। कहां से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। और अभी तक जो है पैरा ओलंपिक में ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कितने जो जीत चुके हैं? पैरालंपिक में ये ओवरऑल पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कितने मेडल जीत चुके हैं? 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा 2000 जो अभी 22 था, 2022 का पद्म भूषण जो अवार्ड दिया गया 2022 जो है 2022 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है, पहले खिलाड़ी हैं, भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अभी तक किसी भी खिलाड़ी को पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिला है। पद्म श्री तो बहुत से खिलाड़ियों को मिला है, लेकिन जो है देवेंद्र झाझरिया को 2022 का जो है पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको रखनी है देवेंद्र झाझरिया के बारे में। ओके, हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट क्या है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, पहली भारतीय महिला यहाँ पे है पहली। ठीक है, पहली भारतीय महिला। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अवनी लेखरा हो जाएगा। ठीक है, अवनी लेखरा। ओके, क्लियर हो गया। आज हम बहुत ही आराम से आप लोगों को क्लास ले चल रहे हैं ताकि आप लोग पॉइंट को नोट करते जाएं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। इसको बरमूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, जो बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, और वहां से जैसे कोई भी जहाज या कुछ भी ऊपर से चीजें निकलती हैं तो बहुत कई बार जो है जहाज उसी में समा चुका है। छोटे मोटे जो भी चीजें वहां से गुजरती हैं तो वो वहां पे समा गई हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत बड़ा एक खतरा है, ऐसे कह सकते हैं। और हम लोग कभी कभी ऐसे कहते हैं, जब भी कहीं पर कोई भी चीज होती है तो उसमें हम लोग बोलते हैं क्या भैया बरमूडा ट्रायंगल है, मतलब बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। बरमूडा ट्रायंगल जो है कहां पर है? तो बरमूडा ट्रायंगल जो है, मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूं। बरमूडा ट्रायंगल है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है। ठीक है, और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे बरमूडा ट्रायंगल है, और वहां पे बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में जो है एक ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम निर्यात उपयोगिता से, इसको क्या बोलेंगे? ईपीजे। ईपीजे का मतलब होता है एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन। ईपीजे का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टिंग। ईपीजेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, पी से मतलब है प्रोसेसिंग जोन का सृजन किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बंदरगाहों के बारे में दिया गया है, जैसे कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, दिल्ली। तो दिल्ली बंदरगाह है नहीं, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली जब बंदरगाह नहीं तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा।
इसका आंसर आप लोग करिए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांडला। और याद रखेंगे कांडला जो है भारत का पहला ग्रीन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। इसके अलावा ठीक है, कांडला की बात कर लेते हैं, कांडला बंदरगाह की और मैं जानकारी बता देता हूं। कांडला बंदरगाह जो है कर मुक्त जो है बंदरगाह है। ठीक है, कर मुक्त बंदरगाह है और भारत का ये एक आयातित बंदरगाह है और इसे ज्वारी बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20वां है। क्वेश्चन नंबर 20वां है स्क्रीन के सामने कि बजट घाटे की स्थिति, बजट घाटे की स्थिति यदि लंबी बनी रहती है तो देश में क्या हो, चलिए देश में क्या होगा। हाँ, ऑप्शन पहले एक बार देख लें। कर्ज कम होगा, कर्ज बढ़ेगा, ब्याज दर में वृद्धि होगी, सॉरी ब्याज दर में कमी होगी, संतुलित बजट। देखो अब ऐसे समझो जैसे हमारा घर है, हमारे घर में पापा लोग हैं। ठीक है, पापा का मान लो बजट है, एक बजट का मतलब है कि बजट का मतलब है कि उनको 40,000 सैलरी मिलती है। ठीक है, अब उसी में अपना वो बजट बनाते हैं कि बेटे को फीस देनी है, घर का राशन भी आना है। लेकिन मान लो कि वो बजट बिगड़ गया, इन केस वो सैलरी कम आने लगे, तो खर्चा तो ज्यादा ही है, खर्चा जो है रेवेन्यू जो है मतलब जो हमारा व्यय है वो ज्यादा है। ठीक है, मान लो सैलरी कम मिले और खर्चा ज्यादा हो जाए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा। और बजट घाटे में क्या हो जाएगा, बजट घाटे में क्या होगा, हमें दूसरों से रुपए लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जरूरतें उपयोगिता उसको पूरा करना पड़ेगा। जब दूसरों से कोई चीज लेंगे तो हमें क्या होगा, कर्ज बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। वैसे ही होता क्या है, जब भी हमारा व्यय जो होता है, व्यय जो होता है राजस्व से ज्यादा हो जाता है। बजट घाटे का मतलब यहाँ पे है व्यय जो है, व्यय यानी जो पैसा खर्च करते व्यय राजस्व से ज्यादा हो जाता है। राजस्व व्यय राजस्व से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, व्यय राजस्व से ज्यादा हो जाए तो यह क्या कहलाता है, बजट घाटा कहलाता है। इससे क्या होता है, इससे निकलता है बजट घाटा। और जब भी बजट घाटे की स्थिति होती है तो कर्ज बढ़ेगा, कर्ज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, कर्ज बढ़ेगा भैया, हमको पैसा लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंबल नदी किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। चंबल नदी बेसिकली जनापाव की पहाड़ियां, जो भी हमारा विंध्याचल वाला क्षेत्र है, विंध्य की जो रेंज फैली हुई है, विंध्य की जो रेंज है, वहां से जनापाव की पहाड़ियां, विंध्य और हमारा मालवा का पठार, जहां पे बॉर्डर एरिया है, यानी कि कई बार जो है मालवा का पठार रीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जनापाव की पहाड़ियां है। मैं सीधा सीधा बता देता हूं, जनापाव की पहाड़ियां यहां से एमपी, ये एक पॉइंट है, ये है जनापाव की पहाड़ी। क्या है, जनापाव की पहाड़ी, क्या है, जनापाव की पहाड़ी है। और ये जनापाव की पहाड़ी कहां पर है, एमपी में है। कहां पर है, एमपी में है। और ये जो नदी है यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी ऐसे बहती है, चंबल नदी ऐसे बहती है, यानी कि पहले ये एमपी में बहती है और फिर ये जो है कोटा राजस्थान से होकर फिर ये यूपी में आती है। तो ये जो है राजस्थान है, ये राजस्थान है, और इधर जो है ये क्या है, ये हमारा यूपी है, यूपी है। और इधर से जो है एक नदी और आ रही होती है ऐसी, यमुना, और यमुना में ही है जो ये इटावा के पास, ये पॉइंट जो है इटावा के पास जो है ये चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी इटावा के पास मिल जाती है। तो यहां पर देखते हैं हमें कितने स्टेट मिले, एक एमपी मिला, एक राजस्थान मिला, एक यूपी मिला। क्या हमें कहीं गुजरात वगैरह मिला, नहीं मिला यार। गुजरात कहां से मिल जाएगा, गुजरात उल्टा है, गुजरात इधर आ जाएगा, गुजरात इधर फैल जाएगा, ये गुजरात है इधर, तो नहीं मिला। तो सिंपल सा है, इसका आंसर सिंपल से कर देंगे, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं, चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है, चूलिया जलप्रपात। ओके, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ठीक है, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं भी स्थित है। चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं स्थित है, जैसे हम यहाँ पे एमपी में बात करते हैं, एमपी में गांधी सागर बांध बना है। क्या बना है, यहाँ पर गांधी सागर बांध बना है, गांधी सागर बांध बना है। इसके अलावा राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में है जवाहर सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध बना है राजस्थान में। एक बना है राणा प्रताप सागर बांध बना है, ये भी राजस्थान में, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर। और चंबल नदी भारत की एक ऐसी नदी है, याद रखना, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो जल अविनालिका करके चलती है, जल अविनालिका बनाती है। यही कारण है कि जब जल अविनालिका बनाती है तो इससे ज्यादा क्या है, बहुत खड्डों का निर्माण होता है, बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण होता है। और जब महाखड्डों का निर्माण होता है तो फिर बनता क्या है, जंगल बनता है। ठीक है, जंगल बनता है। आपने देखा होगा डकैत कहां रहते हैं, चंबल के जंगल में। ठीक है, आपको डकैत दो ही जगह ज्यादा मिलेंगे, या तो यमुना नदी के जंगल में या फिर चंबल नदी के जंगल में। क्यों, क्योंकि ये नदियां ऐसी हैं जो महाखड्ड बनाती हैं। ठीक है, जंगल का निर्माण करती हैं। ठीक है, ओके
ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 में देखिए क्या है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन होता है। कंप्यूटर की स्मृति किससे मापी जाती है? तो इसमें आपको देखो पहला दिया है वोल्ट दिया है। वोल्ट जो है हमारा विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट, तो ये हमारा नहीं होगा, विद्युत विभव का मात्रक है, ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक है, ओके, विद्युत विभव का मात्रक है। यहाँ पे दूसरा दिया है एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, किसका है? विद्युत धारा का मात्रक है, ओके। बस हमारा एक ऑप्शन, वैसे भी आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है, इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। बिट्स जो होती है, बिट्स है वो क्या है? कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर की स्मृति का मानक है, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन होता है किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत में किस वर्ष में सबसे ज्यादा 104 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजे गए? देखो इस समय जो है हमारा देश जो है स्पेस साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और करना भी चाहिए। अमेरिका नासा देख लो, स्पेस एक्स देख लो, जाक्सा देख लो, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी देख लो, कॉस्मोस देख लो, जितनी भी हैं सब फोकस कर रहे हैं स्पेस पे, और करना भी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी है तो हमें स्पेस पे फोकस करना चाहिए। तो भारत ने सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाई थी कि एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजे थे। उस समय तक किसी भी देश ने इतने सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपण नहीं किए थे। और तो वही पूछा गया है कि कब ये सैटेलाइट भेजे गए? क्या 2022 में भेजे गए, क्या 2021 में भेजे गए, या 2019 में, 2017 में? मैं बता देता हूं, हमारे एक वो था PSLV 37 के तहत जो है हमारे 104 सैटेलाइट भेजे गए थे। कितने भेजे गए थे? 160। 4 सैटेलाइट भेजे गए थे, 104, और ये भेजे गए थे 2017 में भेजे गए थे। कब भेजे गए थे? 2017 भेजे गए। किसके द्वारा भेजे गए थे? तो इसरो के द्वारा भेजे गए थे यार, ठीक है, इसरो के द्वारा PSLV 37 जो है प्रक्षेपण से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये लॉन्चर होता है, रॉकेट लॉन्चर होता है PSLV, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV 37 के द्वारा 104 जो है सैटेलाइट एक साथ भेजे गए थे। इसरो ने कब भेजा था? 2017 में। हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे प्रक्षेपण होते हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, उपग्रह हमारे प्रक्षेपित किए जाते हैं, या चंद्रयान मिशन वगैरह है, या मंगलयान, वो हमारा कहां से किया जाता है? श्रीहरिकोटा से। कहां से किया जाता है? ये प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ओके। श्रीहरिकोटा कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब मैं स्पेशल केंद्र भी बता दूंगा। केंद्र का नाम है सतीश धवन केंद्र। क्या नाम है? जहां से ये भेजे जाते हैं, सतीश धवन केंद्र है, ठीक है। सतीश धवन केंद्र से जो है भेजे जाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2017 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल में आप लोगों को पता होगा कि रिकॉर्ड टूट गया है। 2021 में जो है एक दुनिया के सबसे पागल इंसान ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सभी लोग जानते हो दुनिया का सबसे पागल इंसान कौन है? तो एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क ने क्या किया? एलन मस्क ने फाल्कन 9 से, इनका एक रॉकेट था फाल्कन 9, ठीक है, फाल्कन, यहां पे मैं लिख देता हूं फाल्कन 9 से 143 सैटेलाइट जो है वो भेज दिए, प्रक्षेपित कर दिए। एक साथ 143 सैटेलाइट प्रक्षेपित कर दिए, और ये कब किए थे? 2021 में किए थे। तो हमारा जो रिकॉर्ड है, यानी 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड है 2017 वाला, ये जो है टूट गया है। किसने तोड़ा है? तो एलन मस्क ने तोड़ा है। एलन मस्क ने 2021 में फाल्कन 9 के द्वारा जो है 143 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। एलन मस्क जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं, इनकी स्पेस एजेंसी है, और स्पेस एक्स नाम है उनका, स्पेस एजेंसी का नाम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैं बता देता हूं, ये पुस्तक का नाम पूछा गया था। बिहार का एक पेपर हुआ था, बिहार एसआई 2021 का जो प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बिहार एसआई 2021 के प्री में हुआ था। तो यूटोपिया किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, बहुत फेमस पुस्तक रही है दास कैपिटल। इसके अलावा हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में तो कमी नहीं होगी आपको, बहुत सी, जैसे हेमलेट है, ठीक है, ओथेलो है, जूलियस सीजर नाटक है, ये सब जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर कर देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मोर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे कहीं पर, यूटोपिया जो पुस्तक है थॉमस मोर, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको IM लगा लेना, VIM लगा लेना। मेरा मन है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे, लेकिन
पता नहीं आप लोग आंसर देंगे कि नहीं देंगे। चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूं कि एससीओ ने, एससीओ का मतलब क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा एससीओ की अभी बैठक हुई थी, एससीओ की अभी बैठक हुई थी, एससीओ की बैठक जो है, एससीओ की बैठक 2022 में हुई थी और यह बैठक कहां हुई थी, समरकंद में हुई थी, समरकंद में हुई थी। और वहीं पर यह डिसाइड किया गया था कि भारत के एक शहर है जिसको हमने सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित करना है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिल्ली दिया है, दूसरे में ऑप्शन दिया है लखनऊ, तीसरे में वाराणसी, चौथे में हैदराबाद। हैदराबाद की बात करते हैं तो उसे ग्रीन जो है सिटी अवार्ड मिला है, ग्रीन सिटी अवार्ड अभी हाल ही में हैदराबाद को मिला है, ठीक है। बाद बाकी बचे, इसमें 3 ऑप्शन बचे, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर देता हूं। तो वाराणसी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वाराणसी ने जो है एससीओ की बैठक में इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया है। एससीओ ने जो है भारत का जो शहर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक धार्मिक शहर है वाराणसी, इसको जो है एससीओ ने जो है अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हम लोग फिर से कल मिलेंगे और नए सीरीज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।